हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यूएस्ट सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन, जहां पे हम सिंपलीफाई करेंगे आपके लिए कॉम्प्लेक्स टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज का जो लेक्चर है उसका कंटेंट होने वाला है पीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या है। देन वी विल लुक एट द डिफरेंस बिटवीन हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन एंड एट लास्ट वी विल सी कि सीपीआई कंबाइंड इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर, रूरल और अर्बन क्या होता है। सो लेट अस बिगिन गाइस। सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, जिसे फैक्ट्री स्टेज पे नापा जाता है। देन वी हैव डब्ल्यूपीआई, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेलर लेवल पे नापा जाता है। एंड एट लास्ट वी हैव सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर लेवल पे नापा जाता है। अब इन तीन इंडेक्सेस को अलग अलग रखने का रीजन क्या है? So the simple most reason is this to identify the bottleneck कि इन्फ्लेशन किस वजह से आ रहा है। क्या इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर लेवल पे प्रोड्यूस हो रहा है, होलसेलर लेवल पे हो रहा है कि कंज्यूमर लेवल पे हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने तीन अलग अलग इंडिसेस बना के रखे हैं सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई कि इन्फ्लेशन के हाई होने का रीजन क्या है। इज इट कि फैक्ट्री स्टेज पे ही काफी ज्यादा महंगा हो गया है सामान, या होलसेलर्स जो है वो होर्डिंग कर रहे हैं, या कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते सामान महंगा हो जा रहा है ड्यू टू पुअर लॉजिस्टिक्स। तो इन कारणों से गवर्नमेंट ने तीन अलग अलग इंडिसेस बनाए हैं टू आइडेंटिफाई द bottleneck in the inflation and to tackle it properly। तो आइए अब हम देखते हैं पीपीआई को। सो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, it measures price changes that a producer experiences while selling his or her goods and services। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड होते हैं, फर्स्ट थिंग। तो उसके बाद इट इंक्लूड्स ओनली बेसिक प्राइसेस फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो प्राइसेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगते हैं सिर्फ उनको ही इंक्लूड करता है, जैसे कि लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हमें पता है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इट एक्सक्लूड्स टैक्सेस, ट्रेड मार्जिन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एटसेट्रा। ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है ये फिनिश्ड गुड्स का होगा, रॉ मटेरियल का नहीं। फिनिश्ड गुड का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्सक्लूड किया जाता है इसमें। तो ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है जो प्रोड्यूसर लेवल पे नापा जाता है, गुड्स और सर्विस दोनों नापते हैं, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेते हैं हम इसका प्राइस नापने के लिए। देन लेट अस मूव अहेड। अब हम देखते हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो लेवल सबसे पहले तो कि ट्रैक्स द चेंजेस इन प्राइस लेवल एट कंज्यूमर लेवल, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन होता है, यानी जो हम दुकानों में सामान लेते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन। और it captures price changes in the prices of goods at bulk at the wholesale level या फिर फैक्ट्री गेट पे। ठीक है, जो फैक्ट्री के गेट पे आएगा, यानी कि इसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूडेड होंगे। जो होलसेलर को जो रेट पड़ता है फैक्ट्री से खरीदने में, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स कैप्चर करता है। देन वी हैव नेचर ऑफ कमोडिटीज। तो सीपीआई में सबसे ज्यादा जो वेट होता है वो होता है फूड, बेवरेजेस, टोबैको एटसेट्रा का, जो कि 45.86% होता है। फूड का वेटेज 39% होता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे फूड एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा होता है लोगों का, इसलिए सीपीआई में 39% दिया गया है। जबकि डब्ल्यूपीआई में मैक्सिमम वेट इज फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड फूड हैज लेसर वेट 24%, इंक्लूडिंग बोथ प्राइमरी फूड आर्टिकल्स एंड द मैन्युफैक्चर्ड वंस। तो जो मैन्युफैक्चर्ड फूड आइटम्स होते हैं जैसे चिप्स वगैरह, उनको भी इंक्लूड करके सिर्फ 24% है डब्ल्यूपीआई में। देन सर्विसेज जो है वो कवर्ड होती हैं सीपीआई में, ये आपको ध्यान रखना है। और डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज कवर्ड नहीं होती है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्ट ही कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कोई होलसेलर तो होता नहीं है बीच में इन केस ऑफ सर्विसेज। इसीलिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज कवर्ड है, पर होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज कवर्ड नहीं है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। देन वी हैव फ्लक्चुएशन। ये ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, दिस इज लेस फ्लक्चुएटिंग। एंड इसके पीछे लॉजिक सिंपल है कि आप जितना नीचे जाओगे, जितने नीचे लेवल पे जाओगे, जैसे पीपीआई, फिर यहाँ पे डब्ल्यूपीआई एंड एट लास्ट वी हैव सीपीआई, तो जितना नीचे जाओगे फ्लक्चुएशन उतना बढ़ेगा, जितना ऊपर जाओगे फ्लक्चुएशन उतना कम होगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। देन वी हैव मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो सीपीआई है उसे यूज किया जाता है फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, और एमपीसी जिसे हम कहते हैं। Inflation targeting does not takes into account of WPI.
देन बेस ईयर 2012 और इसका 2011 एंड 12 है। देन रिलीज्ड बाय एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। And one last thing that you have to remember is that CPI is always greater than WPI. CPI हमेशा WPI से ज्यादा होगा, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि होलसेलर के पास गुड्स जाते हैं और उसके बाद वो कंज्यूमर के पास जाते हैं। सो हमेशा जो है कंज्यूमर को ज्यादा ही चार्ज लगेगा when compared to wholesaler. This you have to remember. Then moving ahead, अब हम देखते हैं WPI के कॉन्स्टिट्यूट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को 65% वेटेज दिया गया है। देन वी हैव प्राइमरी आर्टिकल्स 22%, फ्यूल एंड पावर को 13% दिया गया है। फिर सीपीआई में हम आते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो फूड एंड बेवरेजेस को दिया गया है 46%। तो आपको ये याद रखना है दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को। उसके बाद मिसलेनियस, इसमें जैसे एजुकेशन हो गया, ऐसी सारी चीजें आ जाएंगी मिसलेनियस में। देन वी हैव हाउसिंग जो 10% है। देन फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर, एंड एट लास्ट वी हैव पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स जिसे 2% लिया गया। तो ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के कॉन्स्टिट्यूट्स हो गए। Then let us come to headline versus core inflation, that what is their definition and what is their differences. So सबसे पहले we have headline inflation. It is a measure of total inflation in an economy, यानी एक इकोनॉमी में जितना भी इन्फ्लेशन होगा ये उसे मेजर करेगा। It includes all commodities including those that are subject to seasonality such as food and fuel prices, यानी उन commodities को include किया जाएगा जिनका रेट विथ सीजन चेंज होता है, जैसे फूड और फ्यूल प्राइसेस हो गए। एंड दोज दैट आर स्ट्रक्चरल इन नेचर, यानी उन कमोडिटीज को भी इंक्लूड किया जाएगा जिनका प्राइस ड्यू टू स्ट्रक्चरल रीजन से चेंज होता है। जैसे कि स्ट्रक्चरल रीजन क्या हो गए, देयर इज अ इशू इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल इशू। अनदर स्ट्रक्चरल इशू क्या हो गया कि देयर इज होर्डिंग, होर्डिंग हो रही है तो इसके कारण भी रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। In other words, it includes both core and non-core inflation. तो इसमें core और non-core inflation दोनों आएगा। Then we have core inflation, so also called underlying inflation. It excludes transitionary seasonal inflation elements such as food and fuel, यानी उन elements को exclude किया जाता है जिनका प्राइस विद सीजन चेंज हो सकता है, या that are transitionary seasonal inflation elements, तो इनको exclude किया जाता है, that you have to remember. Thus, it measures inflation due to structural factors in an economy and is thus relatively less volatile. तो ये लेस वॉलेटाइल होता है और सिर्फ जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के कारण होने वाली इन्फ्लेशन है उसको मेजर करेगा, जैसे कि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, या फिर लॉजिस्टिक्स में कोई इशू है कि हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के कारण इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, तो ये उनको मेजर करेगा। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कोर इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है, पर कोर इन्फ्लेशन में हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होता है। वन मोर थिंग, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इनमें फूड और फ्यूल का प्राइस जो है वो 30% तक चला जाता है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं इसमें टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड फ्यूल इज ओनली 10%। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में अंतर ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसमें हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के बीच में काफी ज्यादा वेरिएंस होगा, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के बीच में कम वेरिएंस होगा। दिस यू शुड रिमेंबर। देन वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ इंडिसेस। सो पहला है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल लेबरर, दैट इज सीपीआई आईएल। इससे जो है डियरनेस अलाउंस लिंक्ड रहता है जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को देती है। देन कम्स सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर और सीपीआई एएल, इससे रिवीजन इन मनरेगा वेजेस होता है, तो हर बार मनरेगा वेजेस को रिवाइज करने के लिए सीपीआई एएल का यूज किया जाता है। एंड एट लास्ट वी हैव सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, दैट इज सीपीआई आरएल। अब ये मैंने स्टार यहाँ पे इसलिए लगा के रखा है क्योंकि मनरेगा वेजेस जो है दैट यू शुड रिमेंबर कि सीपीआई एएल से रिवाइज होती है, ना कि सीपीआई रूरल लेबरर से। देन वी हैव अदर थ्री, दैट इज सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइंड। अब जो सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर हो गया, एग्रीकल्चर लेबर हो गया और रूरल लेबर हो गया, दैट इज पब्लिश बाय लेबर ब्यूरो, और आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जहां पे एल 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 आ रहा है आखिरी में लेबर आ रहा है वो लेबर ब्यूरो पब्लिश कर रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और बाकी के जो तीन हो गए सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइंड आर पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एंड एट लास्ट वी हैव कि नोट सीपीआई कंबाइंड
which reflects the headline inflation is used as an anchor for inflation targeting under the monetary policy framework. तो इन्हें जो आरबीआई की एमपीसी कमिटी होती है वो जो है सीपीआई कंबाइंड यूज करती है फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. दैट यू शुड रिमेंबर. So thank you for today's lecture. We wish you a very best for your exams.